नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा प्यारा देश भारत दुनिया भर में एक ताकतवर देश की तरह उभरता जा रहा है। जितना हमारा देश ताकतवर बनेगा, तरक्की करेगा, उतना ही हमारे देश के दुश्मन भी बढ़ते रहेंगे। और ये जो भारत के दुश्मन हैं, ना सिर्फ वो भारत के बाहर हैं, बल्कि हमारे देश के अंदर ही बैठ के हमारे ही देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या को इन्हीं देश के गद्दार और दुश्मनों का पर्दाफाश करते हुए। यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करवाई है इंडिया के लिए कि जाहिर है कि उसमें जैसे कि कहा गया है कि पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री करके। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इल्हान उमर जो है, शी इज अ फ्रिंज एलिमेंट। ये जो लेडी हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये अलकायदा सपोर्टर हैं। ये उस किस्म के लोग हैं जो अमेरिका में रह के अपना मुल्क इन्होंने छोड़ दिया और अपना मुल्क छोड़ने के बाद ये अमेरिका आ गए। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी वही पुराने वाले मुल्क की रही। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के फ्रीडम्स का इस्तेमाल करके ये अटैक करते हैं। एजेंडा इनका अलकायदा वाला है। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट। आप उनके ट्विटर पे चले जाइए, आप उनकी स्पीचेस देख लीजिए। वो हर चीज को जस्टिफाई करती है। वो चाहती हैं कि अमेरिका अपने बॉर्डर खोल दे और सारे के सारे जितने भी मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अमेरिका में क्यों आ जाएं। हर एक मुल्क का अपनी पॉलिसी हो, राइट। जहां तक इल्हान उमर का ये कहना है कि इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो कर दे। हमने तो इल्हान उमर को कभी नहीं बोला कि मैडम हमें बहुत डर लग रहा है आपसे और आप मत करिए, कर दे। हम तो कह रहे हैं कि इल्हान उमर क्यों, इल्हान उमर तो बहुत छोटी सी चीज है। शी इज अ कांग्रेस वुमन फ्रॉम समवेयर। हम कहते हैं जो बाइडेन डिक्लेयर कर दे फिर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं 130 करोड़ लोग बसते हैं भारत। वी आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एवरी 6 or 7% इन दिस वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये इल्हान उमर जैसे छोटे मोटे, ये बरसात आएगी तो मैटर टर करते हैं, तो वो भी कर रही है। इल्हान उमर को कौन पूछ रहा है उसको, कौन पूछ रहा है उसको? शी हैज नो वेट। जिस तरह के आपके यहाँ मुख्तलिफ मोमेंट्स चलती रहती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी हिजाब को लेकर, कभी मुस्लिम्स जो है जगह जगह, कभी वो शाहीन बाग जो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी है जब भी कोई बात कर पाता है। मैं बिल्कुल, कमजोरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कमजोरी ये है कि हम लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये इंडियंस में कैरेक्टर फ्लॉ है। ये हमारे कैरेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी है। ये वी कॉल इट दी पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम। हर समय माफ कर देना, कोई बात नहीं। और भारत को इतिहास गवाह है हमारा कि हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। माफ नहीं करना कभी किसी। देखिए, शाहीन बाग कभी होना ही नहीं चाहिए था, इनको परमिट करना ही नहीं चाहिए था। सरकार ने परमिट करा, सरकार ने गलत करा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। क्या आवाज उठाना उनका हक है? बिल्कुल हक। डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं 2-3 दिल्ली में जहां पे आप बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते हैं। शाहीन बाग वालों ने क्या करा कि पूरी सड़क रोक ली, विच वाज एन आर्टेरियल रूट कनेक्टिंग यूपी टू दिल्ली एंड फर्दर ऑन टू फरीदाबाद। उन्होंने शाहीन बाग रोक दिया। अब पूरा ट्रैफिक यहां से रुक गया, महीनों दर महीनों। और इसकी खूबसूरती देखिए शाहीन बाग की। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया, डोनाल्ड ट्रंप गया, उसके 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग का मूवमेंट खत्म हो गया। खत्म, तंबू वंबू खत्म। शाहीन बाग से बिरयानी के डेक गए, कहां गए? एक बात बताइए अर्जुन, सीएए तो सरकार ने वापस नहीं लिया ना, तो अभी उसके बारे में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा सीएए के ऊपर? अभी वो फैज अहमद फैज की नज़में क्यों नहीं पढ़ी जा रही? एक तो भारत में फैज अहमद फैज को लेकर बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, बहुत बड़ा। लेकिन वो फैज अहमद फैज की जो नज़म पढ़ी जा रही थी, वो उन्होंने इंडिया या मुसलमानों के लिए नहीं लिखी थी। वो तो उन्होंने उस टाइम पे जो डिक्टेटर थे उसके लिए लिखा गया था। मुझे पता है एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई एडमायर अ लॉट। फैज अहमद फैज हैं, हबीब जालिब साहब हैं। तो मैं ये कह रहा था कि फैज अहमद फैज और हबीब जालिब ना, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुद, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहाँ पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी अगर 200 रुपए, तो फैज अहमद फैज कोट करने लगते। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में सबसे बड़ी। मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोट करते हैं? अकल वकल तो है नहीं इनको। हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड है लेफ्ट वालों की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से। उन्होंने जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी जिसको हम कंपेयर कर सकें जो फैज अहमद फैज साहब ने, हबीब जालिब साहब ने फेस करी। तो इनको लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। तो मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल बाजवा साहब से कहा कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, उसको लालच है और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है जो महाराष्ट्र ने दिया, दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य
राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी। वो ही वाज अ टाइगर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही, वो आग है ही। राज ठाकरे इज मोर इंप्रेसिव, ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे ही। मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उनकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता। बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के एमएलएज जो मेंबर्स थे, एमएलएज ने छोड़ दिया, ठीक है। एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी इन द स्टेट असेंबली, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी। देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहाँ पे जो भी मसीहा बन के थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहाँ पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे भी पूजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सब ने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सब ने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है, क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले करे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने, अपना इस्तीफा। कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है अर्जुन, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आप एक कौम आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, आपने जो बोला कि नहीं हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करना, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करना, हमें फौजी पैदा करना, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये एक माइंडसेट लेके अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं आरजू जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा। या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एंड इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेयर आर वी हेडिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आरजू जी, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है? इन सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन। एक वजूहत हो सकती है उसकी, 2-3 में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो एनएसए थे मोहित यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है यूएस का? ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। अर्जुन जी मैं आपको बता रहा हूं, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या। ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा? क्या इमोशन होगा? वो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन ही होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आरजू जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कभी भी ये इस चुंगल में से निकल पाएंगे, क्योंकि जो 70 साल से ये करते आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है। इन्ना वजन है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ पार्टनरशिप है कि चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब, जो कि हमेशा भारत से जले भुने रहते हैं, आज वो तक भारत की ताकत को पहचानने लगे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान की खामियां और गलतियों को खुलेआम मानने लगे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया जो कि 24 जून को हुआ। पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया? अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार, उन्होंने कहा जो प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। थोड़े दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा, और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की बड़ी पार्टनरशिप रही है और अभी भी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कोई दोस्ती नहीं होता और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है। आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया, जिसपे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो है वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, IMF और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहां की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में है, और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड, वो उसका कोई सिर पांव ही नहीं है और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते? आप क्यों ना बुलाते? अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। और दूसरा, पाकिस्तान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपमेंट में इतना उसका रोल है, हम तो CPEC नहीं संभाल सके, हम तो चाइना पाकिस्तान की वो जो फ्रेंडशिप है वो नहीं संभाल सके, जो हमें इन्वेस्टमेंट आई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं करा सके, हम तो CPEC को वो मोमेंटम नहीं दे सके। और तो हमने वो क्या करना था उस चीज में? उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान की कौन सी इस तरह की जरूरत है। हमारे लीडर जो है, हम लोग एक दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। दुनिया बेवकूफ बन नहीं रही, दुनिया 75 साल से बेवकूफ बन रही है, किसको कितना कितना और हम बेवकूफ बनाएंगे। वजीर आजम कहता है हमारा जो मुस्तकबिल है वो CPEC के साथ लिंक है, पिछला वजीर आजम भी ये कहता था हमारा मुस्तकबिल CPEC के साथ लिंक है। तो मुझे ये बताए ना कि आप चाइना और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ज्यादा है? चाइना को नहीं पता कि हमसे 97 बिलियन डॉलर की इंडियंस इंपोर्ट्स करते हैं? चाइनीज को समझ नहीं आती है। पाकिस्तान क्या लेता है? सिर्फ डिमांडें कि हमें ये 2 अरब डॉलर दे दो, हमें ये 3 अरब डॉलर दे दो, हमें ये कर दो। और उनको पता है सारी जो अशराफी है, जो पाकिस्तान की लीड है, कंप्रोमाइज है, वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। वो कहते हैं बस 6.5 महीने लंघ जाए, लॉन्ग टर्म बात ही
बाकी कोई नहीं है मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की सारी एलीट को बैठ के ये फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है। अगर उन्होंने इसी तरह ही रहना है और यही रखना है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आपका मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा ये। और टेक्निकली अब तो लोग पाकिस्तान पे बात करते हैं, हम टेक्निकली कोलैप्स कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे, वो तो सारा बाहर का पैसा, पाकिस्तान का तो 1 रुपया नहीं है। वी आर टू बिग टू फेल। जो बैंक्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब वो किसी पार्टी को ज्यादा लोन दे देते हैं तो वो कोशिश करते हैं ये डूबे ना, अगर ये डूब गया तो हमारा पैसा भी नीचे ले जाएगा। सो वो आपको और देते रहते हैं और आपके साथ खेलते रहते हैं। सो हमारे साथ तो बिल्कुल दुनिया ये कर रही है कि वो कहते हैं अगर ये डूब गए तो ये तो हमारे सारे पैसे लेके डूब जाएंगे। सो वो हमें थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि ये सर्वाइवल के मोड में रहे। और हम बड़े इस बात में खुश हैं कि यार हम 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इतनी आबादी है, हम नहीं फेल होने देंगे, दुनिया हमारे साथ रहेगी। और मैंने पाकिस्तान में अक्सर आर्गूमेंट सुना, उन्होंने कहा जनाब वो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें जो है ना वो डूबने नहीं देगी। अब हम इस बात ये आर्गूमेंट हमने डेवलप करना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें डूबने नहीं देगी। दुनिया आपको नहीं बचाएगी, कोई भी आपको नहीं बचाएगा। हमारा सबसे अच्छा पार्टनर कौन है? चाइना। उन्होंने हमें झटका दिया है, उन्होंने इंडिया का नहीं देखा कि इंडिया कह रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया ये कह रहा है तो हमें करना चाहिए। उनको लगा कि पाकिस्तान को झटका चाहिए और अगर हमने झटका दिया तो ये ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ना उनके साथ बायलैटरल ट्रेड है, यूएनएससी में हम उनसे फेवर्स लेते रहते हैं। अभी हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने लंबे चौड़े। इंडियंस आपको पता है जाते हैं, पैसे देते हैं और सारा वो काम कराते हैं। और हमें पार्लियामेंट में बैठ के यार थोड़ा सच्ची बता दो हम कहां खड़े हैं दुनिया में। फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन थोड़े दिन स्पीच की, उसने कहा वी आर आइसोलेटेड एंड डिसएंगेज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो आज एक्शन हुआ ये क्या हुआ है? और सारा टाइम पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है बेचारा वो फायर फाइटिंग करता रहता है बिकॉज द स्टेट जो है वो नहीं डिलीवर कर पा रही। और अब हम ज्यादा हर रोज एक्सपोज होते जा रहे हैं। उधर से इमरान खान ने अलहदा शुरशरी छोड़ी हुई है, इंटरनल हमारी लड़ाइयां अलहदा है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अलहदा खराब है। सो मतलब इस तरह का तो मुल्क है हमारा, यहाँ पे आपस में चूचू का मुरब्बा है, सारा आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ और कोई नेशनल लेवल की सोच नहीं है। हम भी तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का हिस्सा बन सकते थे, हमें उन्होंने क्यों निकाला बाहर? इंडिया के कहने पे ये कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी नालायकियां, गलतियां, जो हमारे अपने फॉर्मूले हैं और हम जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर बैठे हैं ये उसमें है। इंडिया ने हमें चांस दिया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात में आ जाएं, ऐसा की क्या नहीं, इंडिया तो वहां पे स्पॉइलर है। हर वक्त एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती और जब हर दफा एक जैसी सिचुएशन ना रहे तो इंसान को, हुकूमतों को डिसएंगेज नहीं करना चाहिए, इंगेज रहना चाहिए, मिनिमम लेवल पे कोऑपरेट करें, पिछली सीट पे जाके बैठ जाएं लेकिन स्टे इन द क्लब। आप सिस्टम के अंदर रहे ना। पाकिस्तान अगर इसने सर्वाइव करना है तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग चाहिए। वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इंटरनली भी लड़ते रहें, हम परफॉर्म भी ना इंटरनली करें तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहेगी। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है और ए खलोते हो इन्ना वजन है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ पार्टनरशिप है। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान। चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया और ईरान को बुला लिया। ठीक है, बिकॉज इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं, ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है जो टैक्स देते हैं, जिन्होंने मुल्क के ऊपर एतबार किया हुआ है, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर एतबार किया हुआ है एंड द वे दे आर मेड फेल्ट ग्लोबली। दिस इज रियली एन एम्बैरेसमेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले दिनों भारत के एक फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई, बड़ा अजीब सा नाम है, खैर उन्होंने अपने एक फिल्म का विवादित पोस्टर रिलीज किया। इस पोस्टर में माँ काली को बेहद ही गलत ढंग से दिखाया गया और उनके पीछे LGBTQ का झंडा भी लगाया गया। LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर। वैसे तो इस दुनिया में किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर पाए, मगर ये जो किया गया है ये हिंदू लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है। मगर मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि लीना मनी मेकलाई जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके बचपन में उनके पिता से उनको प्यार नहीं मिला होगा या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, जिसके कारण उनके अंदर ये गुस्सा, ईर्ष्या और अजीब सा पागलपन आ जाता है। और ये लोग जब बड़े हो जाते हैं अक्सर देखा गया है कि इनके दिल में मर्दों के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति बेहद नफरत पाया जाता है। और ऐसे लोगों के साथ अक्सर देखा गया है कि ये लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और क्यों ना हो, जिनकी शक्ल लोगों के पिछवाड़े जैसा हो उनके नजदीक कौन आना चाहेगा और उनको फिर अपना दिल मार के यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी और मेजर गौरव आर्या को इसी मुद्दे के बारे में कुछ बात करते हुए।
ट्विटर ने जो है चैलेंज किया है, आप लोगों ने कुछ कहा है उनको कि जी ये कंटेंट ना आए या ये पोस्ट ना आए, कुछ इस किस्म की बात हुई? ये तो एक तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर कि वो बात नहीं कर सकते, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहलाती है? बिल्कुल पाबंदी है, होनी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है, बात ये होती है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता आरजू जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैं रिपब्लिक टीवी के लिए काम करता हूं, तो कोई भी न्यूज आएगी वो एडिटोरियल पे जाएगी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा, और ये इंश्योर करा जाएगा कि जो भी हम लोग देते हैं टीवी पे न्यूज वो जेन्युइन न्यूज हो, हमारे व्यूअर्स को कोई गलत न्यूज ना मिले। एक एडिटोरियल कंट्रोल, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द एडिटोरियल लाइन, किसी भी न्यूज आइटम में हम कौन सी लाइन लेंगे, या फिर वो न्यूज कितनी पुख्ता है, कितनी सच है, ये सब जांच पड़ताल, और मुझे लगता है कि सारे टीवी स्टूडियो जैसे ही करते हैं सारे अखबार। लेकिन अगर मैं हूं ट्विटर पे और मेरे माना कि 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, राइट, तो मैं तो खुद एडिटर इन चीफ हूं अपने ट्विटर हैंडल का। वो बढ़ते बढ़ते अगर लाख 2 लाख 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए आरजू जी ट्विटर पे, आप सोचिए। और मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बोल दिया कि आज ये हुआ था और ये वाकया हो गया और 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई यहाँ पे, और मैं कहीं अफगानिस्तान या यमन का कोई वीडियो डाल देता हूँ डॉक्टर करके, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये चीज इंडिया में हो रही है, और मानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। आप समझ लीजिए कि कितना गलत इसका इंपैक्ट होगा, कितना गलत ये सब चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, कई लोग ऐसा, ये गधे हैं, इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। अमेरिका ने तो ट्विटर ने क्या, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का बंद कर दिया। जो ट्विटर इतनी बकवास कर रहा है आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप का फिर ट्विटर हैंडल क्यों एब्सोल्यूट? तो एब्सोल्यूट तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिया में इनको एब्सोल्यूट चाहिए। क्यों? अपने प्रेसिडेंट का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का इन्होंने ट्विटर हैंडल ही गायब कर दिया। क्यों? व्हाई दे हैव डन इट? क्योंकि उनको लगा कि ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एनार्की फैलती है, इतना फैलता है, तो उसको रोको। बंद कर दिया उसको। कई लोग हैं जिनके ब्लू टिक हैंडल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट आरजू जी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा फिल्म थी काली, आपने पता नहीं हो, देखा नहीं? कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है जिन्होंने फिल्म बनाई है काली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वहां पे काली माँ को दिखाया सिगरेट पीते हुए, गे प्राइड का फ्लैग है पीछे। देखिए बात ये होती है ना कि ये सारे जो अपने तजुर्बे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारे के सारे ये लोग हिंदूज के साथ ही करते हैं। मैं बता रहा हूं, इनकी वो जो लेडी है, मैं आपके यूट्यूब चैनल से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैम आप बनाइए किसी और मजहब पे, ऐसे ही किसी और मजहब के जो अजीम शख्सियत हैं उनका बनाइए, हाथ में सिगरेट लेते हुए, मुंह में सिगरेट और पीछे गे प्राइड का फ्लैग। मैं आपको वीडियो पे कमेंट कर रहा हूं, आपके लिए पैसा मैं इकट्ठा करूंगा आपकी फिल्म के लिए, आप एक बार बना के देखिए। अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो एक बार बोल के देखिए ना। हमें देखिए बात यह है ना कि हिंदू जरा सॉफ्ट टारगेट आरजू जी, ठीक है, आपको पता है कि ठीक है इजी गोइंग है, अपनी जिंदगी में लगे हुए, इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काली माँ की ऐसी फोटो बनाई, ये जो MF हुसैन था पेंटर, उसने नेकेड फोटोज बनाई, ठीक है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ जब फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए गए, उन्होंने चार्ली हेब्डो में 10-12 लोगों को मार दिया, जो टेररिस्ट गए थे उन्होंने जान से मार दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आग लग गई पूरे लाहौर में, आपने देखा होगा, लाहौर शहर में आग लग गई, 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जलता रहा शहर, कितने मारपीट हुई, लबैक वाले आ गए पूरे। इंडिया में कभी आपको ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा हिंदूज में, इसलिए हिंदूज को हर समय लोग ना ग्रांटेड लेते हैं। इसमें लेफ्ट विंग वाले हिंदूज भी हैं। ये जो जिसने बनाई है, शी इज नॉट अ मुस्लिम, दिस लेडी इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है लेडी है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी इज अ हिंदू और अ क्रिश्चियन, आई डोंट नो, बट शी इज सर्टेनली नॉट अ मुस्लिम, मे बी हिंदू, 90% हिंदू ही होगी है। तो ये आसान चीजें हैं करना हिंदूज के लिए। आप करके दिखाइए इस्लाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे दौड़ा के मारेंगे सड़क पर, कपड़े फाड़ के, आदमी को घर का पता नहीं पता लगेगा। तो ये सब ये फालतू, ये देखिए ये ट्विटर ना आप सीरियसली मत लीजिए, ये फालतू की बकवास करते हैं। इनसे बोलिए ना एक बार करके देखें, एक बार करके देखें। पैसा मैं जबान दे रहा हूं आपकी शो में आरजू जी, मैं इकट्ठा करूंगा। कितना मैं जाऊंगा मांगने के लिए? पैसा कितना चाहिए आपको? $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन मैं इकट्ठा करके दूंगा, मैं इकट्ठा दूंगा। सबसे पहला चेक मैं डालूंगा अकाउंट में। ये बना के बताए पिक्चर, लीना जो भी नाम है उसको, नाम तक नहीं ले पाएंगे। ये पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जो कुछ होता है उसके बाद सभी को मालूम है। दोस्तों यकीनन लीना मणिमेकलाई जैसे बहादुर फेमिनिस्ट फिल्म मेकर अगर इस्लाम के ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाए, मैं जाती तौर से चंदा भी इकट्ठे करके देने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे पूरा यकीन है उनको जहाँ से ताकत मिलती है उनके वहां पर उतना दम नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है ये जो फेमिनिज्म है, लिबरल होना है, या इतना टफ वुमन होके दिखा रही हैं, इन सब बातों की चीखें निकल जाएगी और चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत गुस्सा आया था जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे भारत में जिहादियों ने 2 मासूम हिंदुओं को बेवजह मार डाला। दोस्तों, इन जिहादियों के खिलाफ हम सब भारतीयों को उठ खड़ा होना होगा। आज के वीडियो में इसी विषय में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा इनका रिएक्शन देखेंगे और इस वीडियो के आखिर में देखेंगे किस तरीके से आम पाकिस्तानी इस दरिंदगी को सही मानते हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से 2 मुस्लिम्स ने जो है ब्लास्फेमी का शोर मचाकर और कन्हैया लाल को मार दिया गया, और बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीजों को देखकर। एज अ मुस्लिम मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, एज अ मुस्लिम मुझे शर्म आती है इस किस्म की हरकतों पे जो मुसलमान करते हैं कि दूसरे की जान ले लेते हैं मजहब के नाम पे। हिंदुस्तान में ये चीज जो है वो मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से बढ़ती जा रही है। नुपुर शर्मा के टीवी टॉक शो के बाद जिसमें डिबेट में उन्होंने बात की थी, उसके बाद से ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है। बार बार इसको रोकने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जाती है, किस्से को खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज थमने में नहीं आ रही। यकीनन कोई लोग जरूर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये बात खत्म हो, इसलिए वो बार बार निकल कर आते हैं सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जगह पे जाके बात करते हैं और धमकियां लगाते हैं सर तन से जुदा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर सख्ती से काम ना किया, अगर आपने उन लोगों को सिर्फ जेल की सजा दे दी कि ठीक है जी जेल में है और चक्की पीस रहे, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में मौत की सजा होनी चाहिए, उनको चौक पे लटका दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस तरह के वाकयात को बढ़ता हुआ देखेंगे हिंदुस्तान में। आपके यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर अवैसी साहब, उनको अभी टीवी पर मैंने इंटरव्यू देखा, तो अवैसी साहब का ये कहना कि जी हम कंडेम करते हैं, वो हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं है का क्या मतलब है? ये आप में से ही है, ये मुसलमानों में से ही है जिन्होंने उठकर ये काम किया है। ये कह देना कि ये हम में से नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो फिर क्या है? वो बिल्कुल मुसलमान ही है और उन्होंने आप में से ही है और हम में से ही है और हम में से ही उठकर उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं सर, वो आप में से ही है और आपको ये चीज माननी चाहिए और माननी होगी, और आपके इनकार करने से दुनिया को आप मजीद नहीं धोखा दे सकते। मगर साथ साथ उन्होंने कहा कि जी नुपुर को अरेस्ट नहीं किया गया। नुपुर को अरेस्ट किस लिए किया जाए? मुझे ये समझा दे कोई कि नुपुर को अरेस्ट करने का इतना शौक क्यों हो रहा है सबको। हालांकि वो बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो जाहिर है वो ट्रांसलेशन पढ़ रही थी किसी हदीस की, अगर आप समझते हैं कि वो गलत ट्रांसलेशन पढ़ रही थी तो आप उस हदीस को सही बता दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो सही ट्रांसलेशन पढ़ रही थी और यही कुछ लिखा हुआ है हमारी किताबों में, यही कुछ लिखा हुआ है, फिर किस बात की शिकायत है? फिर तो वो ठीक ही बता रही थी। लेकिन बात सारी ये है कि आपके नजदीक किसी की जान ले लेना जो है वो कोई खास बड़ी चीज ही नहीं है। उस बेचारे इंसान की जो है वो उदयपुर में उसकी जान ले ली और उसके बाद किस बेरहमी से, ऐसा तो कोई किसी जानवर को मार के भी नहीं करता। वीडियो बना रहे उसको दिखा दिखा करके जी हमने ये कर दिया और हम आगे फिर यही करेंगे। ये कौन सा मजहब आप फैला रहे हैं? ये कौन सी इंसानियत आप सिखा रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत मदरसे हैं और उनमें यही कुछ सिखाया जाता है और मेजॉरिटी में यही कुछ सिखाया जाता है। अगर उनमें से 1 या 2 ये दावा करते हैं कि हम नहीं सिखाते तो वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो जाहिर हम इस्लामिक कंट्री है, हमारा तो यही काम है, हम तो इसी किस्म की चीजें करते हैं। ये जो भारत में एक टेलर को, एक मासूम आदमी को 2 लोगों ने जो इस्लाम और मजहब का नाम लेके और छुरे और तस्वीरें बना के जो जाके ये कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो भी वो अपलोड कर, आप क्या समझते हैं इसमें भारत के अंदर या लार्जली मुस्लिम दुनिया के अंदर ये एक क्या इंप्रेशन जाता है? पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैंने किसी एक जगह भी ये नहीं देखा कि किसी ने बात तक की हो कि इस तरह से किसी हिंदू का या नॉन मुस्लिम का सर काट दिया गया, अफसोस का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज किसी मुसलमान के साथ हुई होती तो हम तो जी सारे इस्लामिक कंट्री के जो है दादा बने फिरते हैं, हम तो सारे इस्लामिक कंट्री के माई बाप हैं, हमने तो शोर मचा दिया होता कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। वो सारे लोग जिनको हर वक्त इस्लाम का जो जोश चढ़ा रहता है, हर वक्त वो मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं, इन 2 मुसलमानों को भी अपनाइए, बताइए कि आप में से हैं, बताइए कि आपने यही सिखाया है अपने लोगों को, इस तरह से
मार देने के बाद आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? कहाँ है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, क्यों ये खबर नहीं दे रहे? मैं तो देख रही हूँ, 2 दिन से देख रही हूँ, एक टाइम मैंने नहीं देखा कि हमारे टीवी चैनल पे ये खबर चली हो। बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, अगर जरूर किसी मुसलमान के साथ कुछ हुआ होता तो फिर सुबह से गले फाड़ रहे होते, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाने की धमकियां दे रहे होते, फिर कह रहे होते हम तो पूरी OIC को बुला लेंगे। और OIC भी कहाँ है? वैसे तो OIC भी चुप है, और इनकी आवाज क्यों नहीं निकली और इन्होंने क्यों कंडेम नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत हुआ है? इस तरह की चीजें जब हम करेंगे ना तो बाकी दुनिया हमें ऑटोमेटिकली जो है वो एक अजीब नजरों से देखेगी, और यही चीजें जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हम अपना जो हमने बोया है ना वही काट रहे हैं। हमने अपने आप को खुद ऐसा कर दिया है। सब लोग जो है वो नापसंदीदा नजरों से देखें और उसके बाद उठ के कह देते हैं ये हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गर्दनें काट रहे हैं लोगों की। मतलब ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? ये कौन सा जो कहते हैं कि जी अमन का मजहब है, तो ये कौन सी पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि कौन सा अमन हम बता रहे हैं? होना ये चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करे उसको वही सजा दें जो आप नॉर्मली हर एक के लिए बताइए कि लॉ होना चाहिए ना। आपने कहा तो उसको भी होगी, अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग है। नहीं जी इस्लामिक वर्ल्ड आ जाएगा। इस्लामिक वर्ल्ड नहीं आता, इस्लामिक वर्ल्ड कहीं भी नहीं आता। और OIC का कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही बना रखी है OIC इन्होंने अपनी नौटंकियों के लिए। लेकिन OIC जो है वो ज्यादातर स्टेटमेंट देके बैठ जाती है। अभी देखिए ना कि UAE गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे से उनको रिसीव किया है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो तो रिसीव ही ना करते कि जी आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि हमारे जो खुदा हैं या हमारे जो भगवान है उनके लिए रिस्पेक्ट की जाए, तो ये बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये रिस्पेक्ट इज अ म्यूचुअल थिंग। ये नहीं है कि एक की हो और दूसरे की ना हो। हम जब चाहते हैं कि हमारे की इज्जत हो तो बाकियों की भी उसी तरह ही इज्जत होनी चाहिए। जो जिसको मानता है वो मानता रहे, लेकिन आप उसको ऑनर इज्जत जरूर दें। ये नहीं है कि आप किसी को मारें मजहब की बेस के ऊपर, और ये बंद होनी चाहिए और मजीद हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे लगता है कि कोई साजिश हो रही है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जाहिर है कि जिस तरह से, फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तारीफ बनती है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये 2 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और एजुकेशन में तो खैर है ही वो लोग आगे। जाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात, तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएंगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। कोई ना कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, तो उधर से रोकने के लिए जाहिर है उसमें उनकी अपनी अपोजिशन भी शामिल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जाहिर है कि टेंशन डाइवर्ट होगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी परेशान भी हो जाएगी कि भाई हम ये अंदर के मसलों को देखें या हम बाहर की दुनिया को हैंडल करें। ये बात हो जाती है। बड़े अच्छे दोस्त एक है हिंदुस्तान से, वो कहते हैं कि जी जब मुसलमान ब्लास्फेमी करते हैं तो हम हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हमारे मजहब की भी इज्जत कीजिए। जबकि मुसलमान कहते हैं कि सरतन से जुदा। तो मुझे अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से कहना है कि ये जो 2 हाथ आप जोड़ते हैं उनमें से एक हाथ को खोल के और कान के नीचे रख के दें कि अगले का पूरा जो है ना मत्था मुंह पूरा फिर जाए, दूसरी साइड पे हो जाए। कि जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात करें। अगले को आपकी इंसानियत आपकी समझ ही नहीं आ रही, आप क्यों उसको सिखा रहे हैं? अगर आप सही हैं और अगर वो दूसरा गलत है तो मत डरिए। इस्लामिक कंट्रीज से कुछ नहीं करते ये सिर्फ बोलते हैं और उनके बोलने का किसी को कोई असर नहीं होता, इसलिए कि सबको मालूम है ये क्या कर रहे हैं। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। मुसलमान गलत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ शर्म कर लीजिए आप लोग। आखिर आप अपने ही मुल्क की जड़ें क्यों काट रहे हैं? आप आखिर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे आपके मुल्क का नाम खराब हो रहा है? कोई मुसलमान किसी को मार दे, जान ले और कह देते जी ये हम में से नहीं है। ये वाली नौटंकी जो है ना ये मजीद नहीं चलेगी। ये लोगों को अब समझ में आ गया है। मदरसे बंद कीजिए, लोगों के जहन में जहर भरना बंद कीजिए, और कोई भी इस तरह की नफरत वाली वीडियो अपलोड करता है सोशल मीडिया पे उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कीजिए, बजाय इसके आप इंतजार करें कि कोई हादसा होगा तो एक्शन होगा। नूपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया है राजस्थान उदयपुर के एक टेलर ने, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया गया है। एज अ मुस्लिम देखा जाए तो अपने माँ बाप से ज्यादा आप सल्लम की इज्जत नमूज पे हम जान भी दे देंगे, माँ बाप की जान भी कुर्बान। अगर ऐसे वाकयात 1000 आएंगे तो हम 1000 कत्ल करेंगे, 1000 आएंगे तो 1000 मारेंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं आपकी बात से बिल्कुल
बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस चीज की जो सजा है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है, और ये हमारे लॉ में भी लिख दिया गया है। लेकिन हमारे लॉ में ये भी लिख दिया गया है कि कानून उसकी सजा देगा, आम आवाम इसकी सजा नहीं दे सकती। लोग इसको शहादत का मर्तबा समझते हैं। लोगों के लिए ये बात से एक बड़ा फख्र की बात है कि आप सल्लम की हुर्मत पे हर्ब ना आने दें। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उसने ठीक किया। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हुए बाईपोल्स के नतीजों में हमारा यार, हमारा दिलदार इम्मू जान यानी राक एजेंट इमरान खान की पार्टी 20 में से 15 सीटें लेकर जीत हासिल कर चुका है। और शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा यार इमरान खान आने वाले दिनों में पाकिस्तान का वजीर आजम फिर से बन जाएगा। यानी कि अपन हिंदुस्तानियों का फुल एंटरटेनमेंट का जुगाड़ होने वाला है। और आने वाले इसी खुशियों के बारे में सोचते हुए हम हिंदुस्तानियों ने पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी की जीत का जश्न मनाया। मगर इस बात को पाकिस्तानी नहीं समझ पाए कि हम हिंदुस्तानी इस बात का जश्न क्यों मना रहे हैं। कुछ इसी बात को समझते हुए और समझाते हुए आप इस वीडियो में देखेंगे फकर यूसुफजई और मेजर गौरव आर्या को। इमरान खान साहब पाकिस्तान में जीते हैं और क्लीन स्वीप मैं कहूंगा 20 में से 15 सीट्स वो लेके उड़े हैं पंजाब में। खुशियां क्यों मनाई जा रही हिंदुस्तान में, क्या वजह है इसके पीछे? इमरान खान हमारे लिए उसका जीतना क्यों इतनी अच्छी खबर है? वो इसलिए अच्छी खबर है कि इमरान खान का ये प्रॉब्लम नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए गलत कर रहा है। उसका ये प्रॉब्लम है कि उसको लगता है वो पाकिस्तान के लिए सही कर रहा है। इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि अमेरिका को गाली देके वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। इमरान खान को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका और आईएमएफ एक ही हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग कोई भी आर्गुमेंट दे दें कि नहीं साहब ग्लोबल इदारा है, ये है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ऐसे, वो सब झूठ बातें हैं। इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली चीज। दूसरी चीज, काम शुरू करने से पहले उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करी, सबसे पहले उन्होंने मोदी जी को गाली देनी, ये भी तय है। और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के दाम जो है ना वो नीचे नहीं जाएंगे। चाइना कल आपको 15 अरब डॉलर दे दे कल और बोले कि हमें वापस नहीं चाहिए, तब आपके दाम कम नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आपकी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। जो चाइना है, चाइना तो गंदम उगाता है बहुत, चाइना में हर चीज है, तो पाकिस्तान में चाइना से क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान के प्राइसेस जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो रहे? तीसरी चीज है सीपैक का फिर भट्टा बैठ जाना है। तो भारत में ये लोग चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने आपके देश के, तो देखिए सीपैक चला जाएगा। तो ये जो भी इस गवर्नमेंट ने 2-3 महीने में करा है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वो पहले दिन जीरो हो जाएगा। और बात यह है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इसलिए खराब होंगे क्योंकि ये तो खुल के मुंह पे बोल चुका है सबके सामने ऑन रिकॉर्ड की सीपैक में चोरी है पूरी। इसके कागज लाओ। एक्चुअली क्या होता है कि इमरान खान जैसे ही पावर में आएगा, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे फॉरेन ऑफिस जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनका काम बिल्कुल हाफ हो जाता है वर्कलोड, क्योंकि आधा काम तो ये हमारा कर रहा होता है इमरान खान। ये इट इज अ फैक्ट। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जी प्लीज। हम जितनी भी मेहनत करें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, हमने बोला कि जी हम इतना बजट लगाएंगे और हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। वो जब खुद ही बंदा बैठ के अंदर से आइसोलेट कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री नहीं होता, बट 50-60% हमारा काम पहले से हो रखा होता है, क्योंकि उसने माहौल ऐसा बना दिया है ना वहां पे इमरान खान ने। अब फ्रांस के साथ भी इसका आइसोलेशन शुरू होगा, क्योंकि वो जो गुस्ताखाना खाके बने थे, ये बात दोबारा खड़ी होगी और पाकिस्तान के अंदर से ही मुहिम चलेगी, क्योंकि इसने सबको बोला कि तुम घर से निकलो, ये जिहाद। तो ये बात भारत भी याद दिलाएगा खान साहब को कि खान साहब आपने जिहाद का वादा करा था और ये वादे हल्के पे नहीं लिए जाते ना दिए जाते हैं। फिर जिहाद होता है, फिर उसको उस तरीके से करा जाता है ना। आप हाफ हार्टेड जिहाद नहीं कर सकते। आई वाज हैविंग लंच टुडे विद 2 वेरी सीनियर पीपल, वन वेरी सीनियर आर्मी जनरल हु इज रिटायर्ड और एक फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर जो पोस्टेड रह चुके हैं पाकिस्तान में। उन दोनों की यही राय थी कि अगर इमरान खान वापस पावर में आता है, भारत को इससे बहुत मदद हो जाएगी। देखिए ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करना चाहता है इमरान खान। हम लोग इमरान खान की नियत पे शक नहीं करते। नियत तो उसकी अच्छा ही करने की, वो बुरा नहीं करना चाहता पाकिस्तान का। लेकिन जो वो करता है एंड में, जो होता है उससे, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इमरान खान की एक लहर चली है पाकिस्तान, और इमरान खान जब भी इलेक्शंस होंगे, इमरान खान जीतेगा थंपिंग मेजोरिटी के साथ, और तालियां और पटाखे भारत में फूटेंगे कि अच्छा हुआ है बंदा जीता। अच्छा, आपने मेजर साहब एक बात की कि मतलब उनकी नियत अच्छी है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेवकूफ दोस्त से कहते हैं अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। तो इमरान खान के साथ भी वही है। ये जब बात हुई 370-35 से हटने की भारत में, और 370-35 से हटा, बिल्कुल इमरान खान जातियात पे आ गया। आप पब्लिक फिगर है, मैं पब्लिक फिगर हूं, मेरे आपसे कितने भी इख्तलाफात हैं, मैं पब्लिक में कभी आपसे गलत बात नहीं करूं। बहुत बिल्कुल सही, एग्री कर रहा हूं।
बिल्कुल सही है कहा। ना। और एक दायरा रहता है हर समय बातचीत करने का, बिल्कुल। एक किसी भी रिश्ते में ना एक गुंजाइश होनी चाहिए। इतना खराब मत कर दो रिश्ता कि गुंजाइश ना बाकी रहे। इमरान खान ने गुंजाइश खत्म कर दी। पहली चीज तो इमरान खान ने मोदी जी को जो पर्सनली बात बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलते रहे और मोदी जी ने भी तगड़ा जवाब ये दिया कि जवाब ही नहीं दिया। और ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा जवाब यही था। हाँ, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक Yes. है। नंबर 2, हर चीज में पब्लिक रैलीज में हिंदुत्व ये है हाँ, उनको हाँ। आपने कभी मोदी जी को देखा है कभी इस्लाम के बारे में बात करते हुए? No. कभी नहीं। जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। उसके इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों के। कोई कहते हैं कि हिंदुत्व में एक हिंदू मेजोरिटी सरकार होगी, ऐसा होगा। कोई कहता है नहीं है, इट इज अ कल्चरल थीम। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके कई सारे आइटरेशंस हैं। वीर सावरकर जी थे, उनका कुछ और कहना था। कुछ मॉडर्न हिंदूज हैं, उनका कुछ और कहना है। सबके अपने अपने डेफिनेशंस हैं और सबके डेफिनेशंस ठीक हैं। लेकिन ये जो बात जब आप कहते हैं, और यू आर नॉट सेइंग दिस एज एन ऑपोजिशन लीडर, यू आर सेइंग दिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। तो जब आप पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के ऐसी तनकीद करते हैं, ऐसे पर्सनल बयान देते हैं, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल। यस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। तो दुनिया भर की चीजें उन्होंने कर दी और ये रिश्ते इतने उन्होंने खराब कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में दाल और सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा क्योंकि सब इंडिया से जाता था पहले। यस। दूसरी चीज, ये अमेरिका पे हमला करेंगे, ये फ्रांस पे हमला करेंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को पावर में लेकर आए हैं उनसे वो यही उम्मीद रखते हैं। असल में देखो, खान ऐसा है, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, साहब इंडिया में इतने पटाखे बजे हैं कि बोला यार ये बंदा ठीक, ये अपना यार है, ये भाइयों का भाई है ना, ये यारों का यार है। वैसे मैंने एक और इंडियन दोस्त को मैंने बोला, मैं कि यार ऐसा करते हैं ना कि मोदी जी को यहाँ पे बुला लेते और इमरान खान साहब को आपके हवाले कर देते। उसने कहा यार हमें माफ कर दो भाई, उधर ही ठीक है। मैं फिर ये कहता हूँ कि खान की जो नियत है ना, जो खुद सोच रहे हैं दिमाग में, जी। वो अच्छा ही सोच रहे हैं। वो लेकिन उनको लगता है दिमाग हो तो फिर सोचेंगे ना, मसला तो वो ठीक है, उनका जो है दिमाग वो वैसे ही है। वो खान साहब लगे हुए हैं और सबको उन्होंने पूरे मुल्क को अपने पीछे लगा रखा है और इंडिया को सूट करता है। देखिए मैं आपको एक आखिरी चीज बता दूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कश्मीर का मामला जो है। अब कश्मीर के मामले की क्या चाबी है? चाबी ये है कि शिमला अग्रीमेंट कहता है बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान चाहता है वो उसको इंटरनेशनलाइज करे, पर विदाउट इंडिया आप इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, आप इंडिया से बात नहीं कर रहे, इंडिया तो चाहता ही है कि आप कश्मीर के बारे में बात ना करें। आप अगले 200 साल तक बात मत करिए कश्मीर के बारे में। इंडिया इज वेरी हैप्पी। खान ने क्या बोला कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी बोला ही नहीं कि हमसे बात करो। बिल्कुल। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे से। ये तो सिर्फ पाकिस्तान से एक तरफा बयान आ रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की तरफ से तो किसी ने नहीं बोला कि बातचीत होनी चाहिए। कश्मीर के मुद्दे का गला घोटना पाकिस्तान की तरफ से, इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। आप इंडिया से जब बात करेंगे तब तो इंडिया को घेरेंगे आप। जब इंडिया के साथ डिबेट होगी इंटरनेशनल फोरम्स में तब तो घेरेंगे, तब आप बोलेंगे ना इंडिया गलत है, इंडिया ने ये करा ये करा। आप तो बात ही नहीं कर रहे, इंडिया कह रहा है बल्ले बल्ले, ये तो लॉटरी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत पिछले कई सालों से बहुत तेजी से हर फील्ड में तरक्की कर रहा है और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी केंद्र में आए हैं और साथ में आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत की तरक्की और तेज हो चुकी है। एक समय था जब भारत अपने डिफेंस की जरूरत के लिए बाहर के देशों पे पूरी तरह निर्भर था। अब समय बदल चुका है। आज भारत अपने डिफेंस की जरूरतें काफी हद तक खुद तैयार करता है। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब और मेजर गौरव आर्या को इन्हीं विषयों में बात करते हुए। इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट का आइडिया, व्हाट ट्रिगर्स इंडिया के इंडिया को मिलिट्री एक्सपोर्ट करनी चाहिए? पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा था। कुछ साल पहले वी वर द टॉप वेपन्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। फिर हमारे बाद सऊदी अरेबिया था, फिर कुछ था। अभी हम नंबर 2 या नंबर 3 पे पता नहीं कहां पे हैं, बट वी आर नो लॉन्गर नंबर 1। इसको हमें गायब करना है टॉप 10 से। टॉप 10 से अपना नाम हटाना है हमें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। दैट इज द प्राइमरी एम। अच्छा, दूसरी एम है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है, लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, वी कैन नॉट गारंटी अमेरिकाज रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है और 3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है अमेरिका को, सॉवरेन बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग वगैरह वगैरह जो भी है इनका, तो चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे। अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। देखिए हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, हमें
पता है भरोसे वाला यार नहीं है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है। हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई। तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इन एनीबडीज ब्लॉक। इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब, वी वर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी। एक और चीज है, हमारे यहाँ पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड। तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस, फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है, जैसा भी करता है उनका बैक एंड का जो भी मर्जी उनकी। वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई। चीमा साहब एक और ये बात है कि ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, that is also part of this entire narrative. All great powers manufacture their own weapons and all great powers export the weapons. अब जैसे हमारी डील चल रही है, पर तेजस का जो बात चल रही है मलेशिया के साथ और एक दो मुल्कों के साथ चल रही है, उसका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इट इज पुशिंग थ्रू इट्स एम्बेसीज। एक जमाने में जो डिफेंस अटैची हुआ करते थे, और हर एक मुल्क के हर एक एम्बेसी में होते हैं डिफेंस अटैचीज, आजकल की तारीख में डिफेंस अटैचीज आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया बेचने के लिए, ये बेच लो। फ्रांस का प्रेसिडेंट नहीं आता बेचने के लिए, सब करते हैं। वी ऑल्सो do the same thing. Now we have also started doing the same thing. We have the technical know-how. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, that is not true. But we have plugged ourselves into the global defense ecosystem. जैसे अगर फ्रांस कुछ चीज बना रहा है तो उसका टरबाइन हमने बना दी, अमेरिका कुछ बना रहा है तो उसके हमने कुछ अमेरिका के लिए बना दिया। So ये काम हमने शुरू कर दिया slowly slowly. The idea is that over a period of time ये $5 बिलियन तकरीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाए। ये अचानक पिछले 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है। ये जब सब मोदी जी ने चाबी लगाई है, सबको चाबी लगाई है, दौड़ रहे हैं लोग, 24 घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बोला बेचो माल, बेचो धनाधन बेचो, देयर इज नो नीड टू स्टॉप, नो नीड टू लुक बैक। और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कट करती है। लोग कहते हैं ना साहब आपका स्पेस प्रोग्राम इतना क्यों सक्सेसफुल है, डॉक्टर एन सिवन है, इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वो सब ठीक है, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं। इसमें एक और रीजन है, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी नहीं है इसरो में। ऐसा नहीं कि देयर इज अ ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन इसरो एंड ऑल दैट। द हेड इज अ साइंटिस्ट, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी। देयर इज नो चेन इन बिटवीन। वो फास्ट डायल पे जब फोन डॉक्टर सिवन मिलाएंगे तो मोदी जी फोन उठाएंगे, दैट इज द लेवल। उनको जो अप्रूवल चाहिए, हाँ जी चलो टक। नोइंग मोदी जी, पता नहीं व्हाट्सएप पे भी अप्रूवल दे देते होंगे मोदी जी की, ठीक है कागज बनते रहेंगे, काम शुरू करो, डन डन गो। काम ऐसा होता है पीएमओ में, देयर वेरी, जिसको कहते हैं फ्रैंटिक जो पेस है ना, एक जुनूनी पेस है। मुझे लोग बताते थे, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, पर मैंने भी बात सुनी है चीमा साहब। एक जमाने में कहते हैं कि 8-9 घंटे के लिए जो पीएमओ वाले आते थे वो अपने 9, 9:30, 10 बजे आते थे और 5-5:30 बजे चले जाते थे, जो पीएमओ में ऑफिस होते हैं। आज की तारीख में चीमा साहब कहते लोग ये हैं जो पीएमओ जानते हैं, जो पीएमओ में सर्व कर चुके हैं, कि पीएमओ की बत्तियां कभी बंद नहीं होती। बल्ब ऑफ हो जाता है ना, बल्ब फेंक के नया बल्ब लग जाता है, बत्तियां कभी ऑफ नहीं होती, पीएमओ की लाइट जलती रहती है। People work in shift throughout. The Prime Minister can walk in at 4 o'clock in the morning and say कि हाँ भाई उस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है। मोदी जी वैसे ही 3.5-4 घंटा सोते हैं, जिनकी पूरी कैबिनेट को स्लीप डिसऑर्डर है, कोई नहीं सोता। जयशंकर साहब खुद नहीं सोते, वो एयरक्राफ्ट पे सो जाते हैं फिर कभी। तो इट्स लाइक दैट, इट्स अ सिस्टम व्हिच हैज बीन मेड ऑफ फास्ट ट्रैकिंग एवरीथिंग विद द रियलाइजेशन दैट वी हैव लॉस्ट टू मच ऑफ टाइम इन द पास्ट। हमने बहुत टाइम लूज करा है, अब सोना नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है, एक्सीलेटर पे पैर लगाओ, दैट्स इट। चीमा साहब, इट इज नॉट जस्ट अमेरिका, देयर इज नोबडी हु इज ट्रस्टवर्दी। जैसे आपके अगर घर पे डकैत आते हैं चीमा साहब, आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस करेगी, लेकिन यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आपको अपनी फैमिली को सेव करना है, आपको अपने आप को सेव करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी सेव रखनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका धोखा दे देगा इंडिया को, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं चीमा साहब कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, यू कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर बाय डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल। आप दूसरे पे निर्भर रह के या दूसरे पे कह के कि वो हमारी मदद कर देगा, वो हमें पैसे दे देगा, वो हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, वो हमें ये दे देगा, वो सब चलेगा, नॉर्मल कोर्स पे चलेगा। तो इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। जो आज पीस में है और भारत यूएस भाई भाई हैं और झपियां ले रहे हैं और बाइडेन साहब और मोदी जी गले लगा रहे हैं, हमें नहीं पता अगर कल चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगी तो अमेरिका का क्या रुख होगा, उस समय अमेरिका में कौन सी पार्टी होगी। हो सकता है वो बंदे प्रेशर में आ जाए, हो सकता है चाइना से प्रेशर में आ जाए, हो सकता है अगर हम कुछ और लें किसी और मुल्क से, वो मुल्क प्रेशर में आ जाए। तो हाँ, जो हमारे टेक्नोलॉजी के गैप्स हैं, जो इमरजेंट हमारे गैप्स हैं, वो हम इंपोर्ट करके पूरा ले रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे हम अपनी दिन रात मेहनत करके अपनी कैपेबिलिटीज नहीं, हम अपना जीपीएस सिस्टम हमने लॉन्च करा है इंडिया में, नाविक करके, वी आर डेवलपिंग दैट। हमारी सैटेलाइट्स गई हैं स्पेस पे, वी आर क्रिएटिंग अ बैकअप। अब देखिए चीमा साहब, इसमें टाइम लगेगा, दिस कैन नॉट बी डन टुडे, बट यस, विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, गॉड विलिंग, वी विल हैव द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे, जिसके हम पैसे दे रहे हैं उनको, लेकिन वो हम फिर खुद करेंगे और वो हम किसी और मुल्क को देंगे। आई एम सेइंग दैट इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, यू कैन ओनली ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर द ओनली रिलायबल पार्टनर फॉर योरसेल्फ। ये मेरा कहने का मतलब है। पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा, इंडिया की लड़ाई इंडिया लड़ेगा, कोई भी मुल्क अपनी लड़ाई
खुद लड़ो। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस एट अ वेरी हाई लेवल, एट एन इमोशनल लेवल, एट अ प्रैक्टिकल लेवल, एट अ बिजनेस लेवल, एट अ डिफेंस लेवल, एट अ डिप्लोमेटिक लेवल। सेल्फ रिलायंस, वी आर आवरसेल्व्स अलोन, हम अकेले हैं। एक जब आप ये समझेंगे कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आ रहा है ठीक है, आ रहा है, अगर अंदर आ रहा है भारत में कुछ बाहर से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो दैट इज वेलकम, बट वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये आता रहेगा। तो वो डिपेंडेंसी किसी एक पार्टी पे नहीं रखनी। मैं इसे नॉट रिलायबल, दिस इज व्हाट आई मीन। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमें धोखा देने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि वी कैन ओनली डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स। जब जंग होगी तो भारत अकेला लड़ेगा, कोई भारत के लिए नहीं लड़ेगा। हो सकता है कोई हेल्प करे तो अच्छी बात है, ना करे तो वी शुड बी केपेबल इनफ। इसलिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लेटेस्ट जो हमने अभी बिल्ड करा है, जिसकी ट्रायल चल रही है और शायद 15 अगस्त को उसको फॉर्मली हैंडओवर करेंगे, नेवी को लॉन्च करेंगे, दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड। हमने खुद वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले हम रशिया से लेते थे। न्यूक्लियर सबमरीन्स हम खुद बना रहे हैं। वी आर मेकिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स। मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो हमारा है। इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन, तो हमारे लिए ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों की गंदी आदत है कि वो कभी सच बोलते नहीं है और ना ही सच को स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। जैसे कि कभी भूले भटके वो अपनी गलती मान भी ले तो उस गलती में भी उनका साथ निभाने के लिए उनको कोई चाहिए होता है। जैसे कि मैं तो गलत हूँ मगर आप भी गलत हो, जबरदस्ती दूसरों को भी गलत सिद्ध करने पे तुले रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे सोनम महाजन को पाकिस्तानियों की झूठ और मक्कारी को काउंटर करते हुए और आखिर में देखेंगे पाकिस्तानी किस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम कम होती है वहां पे हमेशा रिलीजन का कार्ड बिकता है। हमारा अमर बिन मारूफ हो गया है, दूसरी साइड पे हिंदुत्व चल रहा है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली कॉन्सेप्ट। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ही इज एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड इन इंडिया देयर इज सिविल सुप्रीमेसी। आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है, जो भी हैं, बट आई विल जज हिम बाय व्हाट ही स्पीक्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। ही इज बीन क्रिटिकल ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, बट ही हैज नेवर एवर अटैक्ड इस्लाम एज अ रिलीजन। आप हिंदुत्व बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्व इज व्हाट? इट इज अनदर वर्ड फॉर हिंदुइज्म व्हिच हैज इट्स रूट्स इन संस्कृत। इट इज नॉट द वे इट इज प्रोजेक्टेड। अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजोरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है। पाकिस्तान में बोला जाता है कश्मीरीज आर jugular vein. I mean, somebody should ask these people, how are you surviving without a jugular vein? You cannot survive without it. What do I say? The narrative is very, very extreme. अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थ्योरी क्या है, तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी। हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी। Nobody told us. Two nation theory, what is it? Basically that Hindus and Muslims cannot share common nationality. कि जिस मुल्क में Islamic dominance नहीं है, what do you say? The system is not run by Muslims at large. Muslims cannot be happy there. Now this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow because we are pluralistic people. हमने कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, हमने कश्मीर पे कारोबार किया, हमने कश्मीर के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने इससे पैसे बनाए। तो दोनों साइडों से हुआ, इस पे ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ इस साइड से। लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान। और दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं कहूंगा भारत की तरफ कि वो रिलीजन कार्ड को यूज करते हैं। करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीम कम है वहां पे रिलीजन बिकता है, लेकिन उसको इस एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए। आपके 25 करोड़ तो मुसलमान बैठे हैं वहां। आप सेकुलरिज्म आपकी जरूरत है। आप उनको सुबह शाम अगर कहें कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, हाउ कैन दे डू दैट? ये भी एक रुकावट है दरमियान में पीसफुल रिलेशनशिप इन बिटवीन। एक चीज उन्होंने बोली कि कश्मीर को लेके जो है दोनों तरफ पैसा बनाते रहे लोग। भारत में अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, कश्मीर से टैक्स कलेक्शन इज नेग्लिजिबल। J&K का जो भी टैक्स आता है उसमें से 70% से ज्यादा टैक्स जम्मू से आता है, which is still a Muslim minority region. Okay, so Kashmir se I don't see how India is making money off Kashmir. There is so much stepmotherly treatment against Jammu that all the funds from center, I'm talking of like thousands and lakhs of crores, which are being pushed into Kashmir with this notion that probably we will be able to de-radicalize these people who've joined terrorist ranks. Secondly, I don't understand how the Indian minority scene figures in the equation between India and Pakistan.
Pakistan, क्योंकि if we look at the statistics, ever since the Modi government has come into power, they are facing allegations of giving more money to madrasas and doing so much more for girl child education, especially the Muslim girl child education. इनकी अप्रोच ये है कि हम मदरसास जो हैं उनको साइंसिटाइज करेंगे, उनको वहां पे साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद उससे हम फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम जो है उसको हम डील कर सके. Drawing an equivalence between reactionary Hindus and a hardcore Islamist itself, I think it's a very dishonest job at the very outset if we try to draw that conclusion. I don't think you've ever seen anybody like blow up in a plane who's a Hindu by faith. So थोड़ा सा please वो equivalence not draw करें. और but largely I don't think this has any place at all in the India-Pakistan equation. अगर Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है. मेरी आपसे गुजारिश है कि please let's stick to facts and not get into rhetoric. बात करते हो abrogation of 370 की. Gilgit Baltistan had a state subject law until 1974 that was abolished. With whose permission? उनकी तो कोई अपनी constitution भी नहीं है. The way your what you call Azad Kashmir, what we call Pakistan occupied Jammu Kashmir. Gilgit Baltistan doesn't even have any political representation or constitution today. उनका status abrogate किया गया है, abolish किया गया है in 1974, and then an average Pakistani was allowed to go there and buy land. तो आपकी सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का, लोग बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है. नंबर वन इज हिपोक्रेसी एंड सेटिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर अदर्स व्हाइल फॉलोइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स योरसेल्फ. दिस कैन नॉट वर्क दिस वे. अब इमरान खान साहब जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हंसी आती है. इमरान खान साहब वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग हिज माइनॉरिटीज हु डू नॉट बिलीव इन कलमा, हु आर नॉट मुस्लिम्स बाय फेथ. अब मोदी साहब को कुछ भी कह ले, भाई वो हिंदू है, वो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? वो हिंदू, अगर इफ ही इज अ प्राउड हिंदू, ही इज नॉट रिडिक्यूलिंग अदर पीपल्स रिलीजन एंड गोइंग टू द यूएन एंड सेइंग ये देखो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा है, वो वैसा है. ही इज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट. कश्मीर से पैसा बनाने से मुराद मेरा ये था कि पाकिस्तान ने अगर डिफेंस बजट कश्मीर की वजह से अपना बढ़ा लिया तो वहां पैसा बन गया. दूसरी साइड पे अगर कश्मीर को ओप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए तो वहां चंद सीटें यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, दूसरी चीजें. तो ये पैसा बनाने से मुराद है मेरा मकसद. इन्फ्लुएंस और पैसा एक ही चीज होती है. 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर सियासत करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती है. लेकिन ये दोनों साइडों का प्रॉब्लम है. डेवलपिंग लोगों को खाने को कुछ नहीं है, जहाँ तालीम का प्रॉब्लम है, लोग अभी तक जन्नत के टिकट बेच रहे हैं, जहाँ अभी तक घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, वहां पे सियासत किस तरह होगी, जमहूरियत किस तरह सक्सेसफुल होगी? इन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स. तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी. पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए. आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है. तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर भी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे. आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहां पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो. आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ. कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं. उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे. उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड है. तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे एंड इट प्रीटी मच डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग अ टॉक ऑन हाउ टू इंप्रूव थिंग्स व्हेन वी आर एक्चुअली स्टिल कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ बायस. और अगर आप घर वापसी की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं सर, तो आपको पढ़ना चाहिए कि उमेश कोले के साथ अमरावती में क्या हुआ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ. दोनों के दोस्त थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा. एक तो उसके जनाजे में भी गया था मारने के बाद, और दोनों जो बेचारे हमारे कन्हैया लाल और उमेश कोले थे वो उनकी मदद करते थे, उनको वो फाइनेंशियल हेल्प देते थे. मैडम मैं उससे बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मजहब में जिस तरीके से मैडम शर्मा ने जो कुछ किया है वो आप उसको आप अगर उसको उससे एग्री करती हैं तो मैं बिल्कुल
रेस्ट माय केस। Don't put words into my mouth, sir. I can get killed for this. मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, and I की पूरी मजम्मत करती हूँ, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी नजर में दोनों मुमालिक में जो चूरन बिकता है वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की जहलियत का फायदा उठाया जा रहा है दोनों मुल्कों। आप कश्मीर हम बेटर क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं ना। आप पूरा दिन आप और चीमा साहब बात करते रहते हैं, इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में पहुंच गया। अगर हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब जहालत इज हेल्पिंग अस, बट योर जहालत इज नॉट हेल्पिंग यू। मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, तो सर एक्सट्रीमिज्म के साथ साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया है, आप बात करने से भी रोक रही, आप करना चाहती, आप लोगों की ज़बानें बंद करना चाहती हैं। दिस इज व्हाट यू बिलीव इन। कहती सारा दिन बैठ के हम बातें करते हैं, इन पे बात बंद कर दे करना इस पे, तो किस साइड पे जाएंगे? डायलॉग किस तरह होगा? कार्ड इज नॉट वर्किंग, प्लीज कंटिन्यू। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, आई डोंट हैव अ विक्टिम कार्ड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे भारत को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकते, जिसके कारण ये दोनों देश हमारे भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है। कभी हमारे बॉर्डर में अशांति फैलाकर, कभी देश के अंदर मजहबी दंगे करा के, कभी किसी आंदोलन के रूप में, कभी किसी NGO के रूप में, या फिर हाईटेक तरीकों से हमारे देश में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में बात करते हुए कमर चीमा और मेजर गौरव आर्या को। I personally believe that for India, a war with China is imminent, ये होनी है। So, do you think India is gearing up? जो कहते हैं लोग कि अगली लड़ाई जो भारत और चीन की होगी वो AI की होगी, मैं ऐसा मानता नहीं जी। मतलब आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। उसमें AI भी होगा, उसमें मीडिया भी होगा, उसमें सोशल मीडिया भी होगा, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। लेकिन चीमा साहब, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगी वो क्यों होगी? उसके कई वजूहात हैं। चाइना डज नॉट वांट टू सी इंडिया एज अ राइजिंग पावर। चाइना सीज इंडिया एज कल्यूडिंग विद द वेस्ट। चाइना के नुक्ता नजर से कि इंडिया वेस्ट के साथ हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा चीमा साहब, क्योंकि हर समय ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रहा है। और कहां लड़ेंगे? तो AI ठीक है, एक दूसरे के सिस्टम्स हैक करना ठीक है, रोबोटिक्स ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है, सब पे इंडियन आर्मी में काम चल रहा है। और जो मैं बातें बता रहा हूं, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्पेशल इन्फॉर्मेशन, इट इज ऑल अवेलेबल ऑन नेट। काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, वो सब ठीक है। लेकिन एंड में ज्यादातर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीमा साहब, ज्यादातर इट इज इन हाई एल्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं ओवर 9000 फीट अबव सी लेवल इज हाई एल्टीट्यूड। चीमा साहब, वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ना एक ही राजा है, देयर इज वन किंग एंड दैट इज द इन्फेंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अगली वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ AI की होगी, साइबर होगी। नहीं, जब तक आप कुछ भी कर लें, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, जब तक इन्फेंट्री वाला जमीन पे अपने पैर नहीं रखता, वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं होती। अगर ये लड़ाई जमीन की है, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा हूं क्योंकि जमीन का मामला है। चीमा साहब, इट इज द इन्फेंट्री दैट विल वेड एंकल डीप इन ब्लड एंड गेट द जॉब डन। वो कारगिल हो, वो रिजांगला हो, वो भदूरिया के मैदान हो, वो कुछ भी हो, एंड में इन्फेंट्री नहीं एक्शन करना है। आर्मर्ड आएगी टैंक्स के साथ, दे विल बैश ऑन, आर्टिलरी विल पल्वराइज द ऑब्जेक्टिव, डन। ये सब होगा और उनके बहुत बहुत अहम रोल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फेंट्री, आई विल से बराबर ही है सबके। लेकिन एंड में चीमा साहब, आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए जो जाके वहां पे फिजिकली जमीन ऑक्यूपाई करेगा और तिरंगा लगाएगा वहां पे। आप वो बंदा चाहिए आपको। AI नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर जाके वहां पे तिरंगा नहीं लगा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। वो तो बंदे ने लगाना है। तो हाँ, AI विल बी यूज्ड इन द बैकग्राउंड, AI विल बी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, बट सिंपली सेइंग दैट ओनली AI विल डू इट, दैट इज नॉट ट्रू। रोबोटिक्स, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काम करेगा, लेकिन जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसकी अपनी वक्त है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये कहना है कि ये बड़ी पुरानी सोच है, बिकॉज आइंदा जो फ्यूचर ऑफ वॉर है विद द चाइनीज और इंडिया का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। तो आपने ठीक कहा, इन्फेंट्री का बंदा ऊपर होगा, लेकिन वॉर तो लड़ी जाएगी दिल्ली मुंबई में, जहां पे आपके साइबर आर्मीज बैठी होंगी, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं। सो आप नहीं समझते कि ये जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज व्हाट अगर इंडियन आर्मी इस तरह सोच रही है? चीमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। इट इज ऑल्सो, जैसे आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, आपके डैम्स हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पूरे फ्लाइट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है आपका, आपके ATMs हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू इंटरनेट। इंडिया ने कुछ समय पहले एक सैटेलाइट भी फायर करी थी स्पेस में, जब लोगों ने काफी तनकीद करी थी कि उसका डेब्री गिर जाएगा। दैट वाज बेसिकली अ टेस्ट टू टारगेट चाइनीज सैटेलाइट्स। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये होने वाला है।
अगला अटैक मुंबई या दिल्ली में होगा और ये साइबर होगा, ये एआई के थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू होगा, हमें पता है। आपने 1965 की वॉर का हवाला दिया। 1965 की वॉर में ये था कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और आयूब खान साहब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर रूल करा, तो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर। अखनूर है जम्मू एरिया में। अखनूर में जब पाकिस्तानी टैंक्स आए थे तो इंडिया का एक तो होल्डिंग रिस्पॉन्स वहां पे था, लेकिन इंडिया ने लाहौर की तरफ एक थ्रस्ट करा था, तो वो फिर लड़ाई लंबी खिंची और जो भी हुआ XYZ। चीमा साहब बेसिकली ये है कि इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू चाइना। ठीक है, हो सकता है चाइना बॉम्बे में अटैक करे, हो सकता है उसका रिस्पांस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हो सकता है उसका रिस्पांस बीजिंग में हो, तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पांस होगा, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, द वे इंडिया थिंक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन माइंडसेट। चाइना परेशान करता है इंडिया को, कुछ ऐसी चीज करता है, हमारा स्टॉक मार्केट, तो हमें लॉस होगा, फ्यू बिलियन डॉलर्स का लॉस तो होगा, राइट। सडनली इन फ्रंट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यू विल हैव 1000 एक्सपैट चाइनीज सेइंग दैट वीगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। टारगेट द कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, मेक श्योर दैट उनके स्टॉक प्राइसेस जमीन पे चले जाएं। Ask Americans to boycott goods. फॉर एग्जाम्पल नाइकी चाइना में बनता है। ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर है ना चीमा साहब, इसमें ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो वेपन, इसमें इन्फेंट्री इज ऑल्सो वेपन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो वेपन। तो चाइना को ये ना चाइना सोचे कि हमने इंडिया के स्टॉक मार्केट पर अटैक करा है तो हम भी चाइना के स्टॉक मार्केट पर अटैक करेंगे, नहीं। वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। वो हो सकता है कि आपने बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करा, हम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिस्टम्स हैक करके। देयर कुड बी 1000 वीगर मुस्लिम सेइंग दैट ये वहां पे जो हमारे एरिया में है शिनजियांग प्रोविंस में, ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो कि वीगर मुसलमानों को वहां पे प्रिजन में बनवाते हैं। ये आप जब अमेरिका में ऐसा सेंटिमेंट लाएंगे, आप ये देखेंगे कि उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। दैट विल हर्ट। चाइना का पैसा कहां से आता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो इट इज, जब हम होल ऑफ नेशन अप्रोच कहते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच में ये भी है चीमा साहब, यू आर वेरी राइट, मैं आपसे अग्री करता हूँ चीमा साहब। आपके जो इंटरनेट बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अटैक होगा पक्का, लेकिन वी ऑल्सो हैव, हमारे तर्कश में बड़े सारे तीर है ना, हर एक मुल्क के होने चाहिए, हमारे भी तर्कश में बड़े तीर है। जरूरी नहीं है कि उनका जो अटैक फिजिकल हो तो हमारा भी अटैक फिजिकल हो। जैसे कि अभी इंडिया ने क्या करा, उन्होंने गलवान में एक एक्शन लिया, चाइना में हमारे कई भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज भी खत्म हुए कुछ। इंडिया ने क्या करा, उसके बाद जोरों शोरों से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई साउथ में। सबसे बड़ा सैमसंग का मोबाइल यूनिट शुरू हो गया नोएडा में, जहां पे मैं रहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं हम लोग। वो पहले से था, उसने जोर पकड़ लिया। चाइनीज एप्स चले गए, चाइना की कंपनीज वीवो जैसे है या और कंपनीज है, उनके ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या ईडी उनके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो गलवान, चाइना को लगा कि अरे अब हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, अब तो गलवान भूल गए, गलवान को टाइम हो गया। भूले कुछ नहीं, वो किताब में लिखा हुआ है, जो चाइनीज आर्मी ने करा उसकी सजा वीवो को मिल रही है, उसकी सजा शाओमी को मिल रही है, किसी को उसकी ह्यूवेई जो भी नाम कहते हैं, मतलब नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, उसको उनकी सजा मिलेगी। एंड में किसी ना किसी चाइनीज को उसका भुगतान करना पड़ेगा चीमा साहब। सो दिस इज हाउ, ये इंडियन माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानता, बट दिस इज लाइक दैट। दे विल हैव टू पे, दे विल पे आफ्टर 1 year 2 years 3 years, बट उसका चुकता हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं उसको देखने के बाद अंत में 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं भी आपको बता पाऊं कि मेरी क्या समझ है इस बारे में। सर, अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो फिर ये सेक्युलर का क्यों इतना ज्यादा लेबल आप लोग लगाना चाह रहे हैं? बस खत्म करें इस बात को, कहिए कि जी हिंदू कंट्री है या हिंदुइज्म है और साइड पे करें सबको। जैसा आपका कहना है कि इसको रफा दफा करें, ये सेक्युलर का भारत में क्या लगा रखा है, इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। ये वर्ड सेक्युलर भी डाला गया है, ये बैकडोर एंट्री था, ये पहले नहीं था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, और सब पढ़ने के बाद उन्होंने वर्ड सेक्युलर नहीं लिखा। ये वर्ड सेक्युलर बाद में 70s में, सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में लाया गया भारत में। और ये जो सेक्युलरिज्म का जो भार है, ये जो भार है, इसका जो लोड है ना पूरा, इसमें ज्यादातर इसको हिंदू उठा रहा है इस देश में। मुसलमान ये कहता है कि ये सिर्फ हमें हक है कि हम अपने रिलीजन के बारे में कमेंट करें। अगर कोई गैर मुस्लिम करता है तो वो हमारी तारीफ करे या कुछ ना बोले। आपको पता होगा, पाकिस्तान में है, आई हैव सीन इट ऑल माई लाइफ, और इंडिया के मुसलमानों को भी सुना है। वो हिंदुओं के मूर्तियों को और उनके जो वो समझते हैं जो कि खुदा हैं, उनका भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। जिसको भी देखिए वो एक धुतकार के हिंदुओं को प्रिमिटिव शो करने की एक हमारी आदत है कि लोग पता नहीं पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि हम भी जाके एक पत्थर की पूजा करके आते हैं और चूमते हैं और लड़ते हैं, धक्का मार के काबे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और बात है कि काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, जबकि दुनिया की हर चीज क्लॉकवाइज होती है। सो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ
पेगन प्रैक्टिसेस विद इन इस्लाम। ऐसा नहीं है कि हमें पत्थरों से या एडल्टरी से कोई वो है, बस उसको छुपा के हम कुछ और कह देते हैं कि अल्लाह का घर है। प्रॉफिट मोहम्मद के साथ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, ये एज अ हिंदू मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई बहन आगे आके ये बोलें, जिस तरीके से आप हजरत मोहम्मद साहब के लिए खड़े हैं बीइंग अ हिंदू, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम आपके देवी देवताओं के लिए खड़े हैं और हम इंश्योर करेंगे कि उनके साथ कोई गलत बात ना करे या उनके खिलाफ कोई बात ना करे, क्योंकि देखिए पब्लिक का रिएक्शन होगा। आज नुपुर शर्मा को आपने रोक दिया, बीजेपी ने उसको निकाल दिया, उसके ऊपर केसेस हो गए, कल रेडी वाला करेगा, उसके पास भी स्मार्टफोन है, जो मजदूर है वो करेगा, दुकानदार करेगा, स्टूडेंट करेगा, इसको जेल में डालोगे आप। इज्जत एक तरफा नहीं हो सकती। मेरे पास इतने वीडियोस हैं आरजू जी, जहां पे मुस्लिम लीडर्स खुलेआम बोल रहे हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई एड्रेस कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि साहब इस महफिल में, ये अच्छी महफिल है, मुबारक महफिल है, इधर इन मनूसों के नाम नहीं लेना चाहता। मनूस कौन है उसमें, किसको हमारे देवी देवताओं को मनूस बोल रहा है, और ये इंडिया है जहां पे 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, और जब रिएक्शन होता है तो बुरा लगता है। जब आप हिंदुओं के गॉड्स दैट क्रिएटेड देम, चाहे कृष्णा की बात है, लॉर्ड शिवा की बात है, आप उसका जब मजाक उड़ाएंगे कि ये तो फव्वारा है, ये क्या है, तो उसकी रिएक्शन में नुपुर शर्मा का सिर्फ ये फॉल्ट था कि शी रिप्रेजेंटेड अ पॉलिटिकल पार्टी, सो शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसने ये कह दिया कि मैं भी कुछ बात करूं कि आपके यहाँ तो घोड़ा उड़ता है, इससे भी कोई हम डिनाई नहीं करते, मुसलमान तो बिलीव करते हैं ना। एक घोड़ा था जिसके ऊपर रसूलुल्लाह उड़ के पहले जेरूसलम गए, वहां से 7वें आसमान तक गए, फिर वापस आए, बुराक जिसे कहते हैं। अब उस पे चिढ़ जाना कि आपने ये क्यों कहा और दंगा फसाद कर लेना, और फिर जब उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक 6 साल की बच्ची से शादी की और 9 साल में फिर उसको दुल्हन बनाया, ये तो हदीसों में है, बिल्कुल सिरा जो है उस टेक्स्ट के अंदर आम बात है। इसीलिए ईरान में अगर वो कोई और आके टीवी पे कहे कि मैं इस पे क्या बात करूं कि ये आपके पैगंबर ने ये किया, जो हमारी हदीसें हैं, शरिया है, जो किताबों में लिखा है उसमें यही है, हर मौलवी यही कहता। उसने तो सिर्फ वो बात दोहराई जो हम कहते हैं या तो हदीसों में, लेकिन इनको गुस्सा ये आया कि हमारा पब्लिकली मजाक क्यों उड़ाया गया। भैया ये तो आपका अपना बिलीफ है, या तो कहिए ये हदीस गलत थी। अगर हदीस गलत है तो भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, हो तो वही बता रही है जो लिखा हुआ है, आप कह दीजिए कि हदीस गलत है, और अगर सही है तो फिर भी वो सही कह रही है। हमारे मुसलमान भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के ऊपर हुआ है, दिल्ली के जामा मस्जिद में भी हुआ है और काफी शहरों में हुआ है भारत। जब हमारे देवी देवताओं को टेलीविजन पे कोई मौलाना साहब गाली देते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो पैनल में बैठे दूसरे मुस्लिम जो है उनको मना नहीं करते, वो तो बड़े मजे लेके देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है आरजू जी कि मैंने कभी किसी मौलवी से, मौलाना से फतवा नहीं देखा ये कहते हुए कि भाई आप अपने पड़ोसी जो कि हिंदू है उसके खिलाफ आप गलत बातें क्यों कर रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जहां पे बड़ी गंदी गंदी बातें करी जाती हैं, मस्जिदों से करी जाती है, सर काट दो इनका, ये कर दो, वो कर दो। नुपुर शर्मा के लिए भी ऐसी, नुपुर शर्मा का सर काट देंगे और इसका सर काट देंगे, ये सब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुनाफिकत है कि जब तक हम किसी और की मजाक उड़ाएं, जब तक ये बात होती है तब तक ठीक है कि जब तक मुसलमान हमारे देवी देवताओं को, शिवलिंग को, प्रभु श्री राम को, शिव जी को जो भी बोले, वो आरजू जी वो तो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। लेकिन अगर यहां से कुछ जवाब जाए तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये एक नॉर्मल सी चीज है भारत में, आज से नहीं हो रहा है आरजू जी, अभी तो आपको अभी पता लग रहा है, इसलिए आप ये बात आप बताइए कि एक उधम मचा हुआ है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आप सोचिए कि फिर उसके बाद कहते हैं यार इस्लामोफोबिया बड़ा हो गया दुनिया में। यहाँ लोग सड़क पे आम कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जम्मू की एक मस्जिद के अंदर काट दो सर, ये वो। ये अभी माइनॉरिटी में है इंडिया में। अब सोचिए ये कहीं मेजोरिटी में होते या इनकी हुकूमत होती दिल्ली में, तो औरंगजेब साहब क्या करते। ये एक कुछ लोगों का एक फोकस है पॉलिटिकल इस्लाम को भारत में उसकी जड़ें पकड़ाना, और उसी की उपज हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान हैं रामपुर के। तो ये इतना सिंपल मामला नहीं है जितना आप लोग पाकिस्तान में समझते हैं या और मुस्लिम कंट्रीज में समझते हैं। हम मुंह पे कुछ और कहते हैं, माने हमारे कुछ और होते हैं। एंड इफ देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ पीस इन इंडिया, तो हमें एक अंदर बड़ी दिल की खुशी होती है। देखा, अब बताओ मोदी साहब क्या कर लेंगे। देयर इज अ हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज एम्बेडेड इन द मुस्लिम माइंडसेट। रहमानी जो थे वो क्या बोल रहे थे, नुपुर
शर्मा ने जो बोला लोगों ने देखा, पर नुपुर शर्मा के 2 मिनट पहले जो रहमानी बोल रहे थे वो किसी ने सुना? नहीं सुना किसी ने। किसी को इंटरेस्ट नहीं है हिंदुस्तान में। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे बराबरी चाहिए, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे, और एक पूरा वेल ऑयल्ड आरजूजी एक इकोसिस्टम है ये, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जिसमें स्टैंड अप कॉमिक्स शामिल हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, दे हैव अ लार्ज मास फॉलोइंग, वो शामिल हैं। इसमें बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शामिल हैं। और एक और चीज है, जिस तरीके से ओवैसी हो या रहमानी हो या ये सब लोग हों, आरजू जी आपको विश्वास नहीं होगा, जैसा ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, हिंदू अपनी जिंदगी में नहीं खेल सकता। वो इस लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इनके साथ सचमुच बहुत ही बुरा हुआ है। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं, आपने भी नाम सुना होगा, उनका भी एक बयान आया, और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि सर दोनों तरफ का देखिए, आप एक तरफ का मत देखिए। ये प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग एक तरफ का देखते हैं। मुसलमानों की दिलाजारी हुई है वो दुनिया को दिख रहा है, हिंदुओं की दिलाजारी हुई है, हिंदू फोबिया हुआ है, वो किसी को नहीं दिख रहा। वो ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ना है हिंदू मरता है जीता है, इट डज नॉट मैटर। आप एक बात सोचिए, आप कह रही है ना हिंदू राष्ट्र बनाओ, अर्जुन जी, मेरी लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र की है ही नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, कैन आई लिव एज एन इक्वल सिटीजन? क्या मैं बराबरी का शहरी बन के रह सकता हूं? आप सोचिए, कतर ने लेक्चर दिया इंडिया को अबाउट डेमोक्रेसी। अरे उसको तो जैसे हमारे कुछ एरियाज बकरान के जहाँ उसको कतर को गटर बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, लेकिन है वो जगह वैसी ही। वहीं तालिबान पैदा हुए, वहीं अमेरिका अपनी बेस बनाता है, वो तो किराए का अड्डा है, अल जजीरा भी वहीं से चलता है। दैट इज द प्लेस जहाँ नॉन मुस्लिम सिटीजन नहीं हो सकता, वो इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं कि जमहूरियत क्या होती है। तो शर्म की बात नहीं है। आपने किसी बच्चे को भी अगर समझाएं कि बेटा आपने तमीज से बात करनी है, आपने आराम से बैठना है, तो वो नहीं सुनते, जब तक उनके समटाइम्स एक देनी पड़ती है कान के नीचे। आप अगर कोई मुस्लिम गलत बात करता है, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे वो जो क्लिप्स थे वो देखकर, तो उनको सजा जब तक आप नहीं देंगे, आप यही कहते रहेंगे नहीं 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 नहीं, उनका राइट है कि वो बात करें। राइट इस बात का नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों की आपने क्लिप लगाई है, आपके पास सबूत मौजूद है, इन लोगों को आप लोग जेल में क्यों नहीं डालते? अगर नुपुर के बारे में बात हो सकती है, तो इनके बारे में क्यों डर क्यों रहे? आरजू जी, बात डर का नहीं है। मैं आपको अगर दिल से बात बताऊं, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूं और मुझे नहीं पता। आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए था, बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा आंसर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो आप पूछ रही हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई। सरकार क्यों नहीं कर रही? ये सरकार 70-75 साल से नहीं कर रही। जैसा कि आपने देखा कि मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं कि पिछले 75 सालों में सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, और हकीकत में क्यों नहीं किया इसका जवाब नहीं पता। जब भी ऐसे दंगे भड़काए जाते हैं तो औरतों और बच्चों को आगे कर दिया जाता है, और मुल्ला और मौलवी तैयार रहते हैं अपने विक्टिम कार्ड के साथ। मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जब 2017 में गुरमीत राम रहीम सिंह को अरेस्ट किया गया था, तो हरियाणा में दंगे फसाद हुए थे, तो हमारी सरकार ने और पुलिस ने उन दंगे फसाद करने वालों पर गोलियां बरसाई थी और काफी लोग मारे गए थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारत में जब माइनॉरिटी दंगे फसाद करते हैं तो हमारी सरकार और हमारे पुलिस के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं या फिर बंदूक खराब हो जाता है? जी हाँ, याद कीजिए जेएनयू प्रोटेस्ट, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, एंटी फार्मर्स बिल प्रोटेस्ट, आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ प्रोटेस्ट, ट्रिपल तलाक को खत्म करने के खिलाफ प्रोटेस्ट, जय हिंद और वंदे मातरम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, योगा के खिलाफ प्रोटेस्ट, हिजाब प्रोटेस्ट, बर्मा में बुद्धिस्टों ने मुसलमानों को मारा उसके खिलाफ हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट और हिंदुस्तान में दंगे भड़काए गए, फ्रांस के खिलाफ भारत में प्रोटेस्ट, और आखिर में नुपुर शर्मा के सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उस पर प्रोटेस्ट। और लगभग इन सभी प्रोटेस्ट के बाद अक्सर देखा गया है कि दंगे भड़काए जाते हैं, आगजनी की जाती है, और इन दंगों पे मंदिरों पर अटैक किया जाता है, हिंदुओं को उकसाया जाता है, और हिंदुओं के दुकान पर और प्रॉपर्टीज पर चिन्हित करके लूटमार की जाती है, जलाया जाता है। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि भारत में रहने वाले तमाम मुसलमान इसमें मुलव्वस हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि भारत में रहने वाले मुसलमान खामोश हैं। जब चंद 100 लोग या 1000 लोग आपके कम्युनिटी से दंगा फसाद करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आप लोग आवाज उठाएं इसके खिलाफ, वरना आपकी खामोशी पे शक किया जाएगा, और ये शक
किया जा रहा है और इसके लिए आप विक्टिम कार्ड क्लेम नहीं कर सकते। और आखिर में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा को कत्ल करने के लिए खुलेआम धमकी दी जा रही है, तो फिर हमारे लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेक्युलर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट लोग कहां मुंह छुपा के बैठे हुए हैं? वो आखिर इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।